उस वक्त भी करण इतना ही रिजर्व और घमंडी नेचर का था और जिससे मिलता उसे बेपरवाही से देखता था, लेकिन उसके साथ बहुत प्यार और नरमी से पेश आता था। वो जब भी साथ होते थे बहुत एंजॉय करते थे, क्योंकि चीजों को लेकर उनकी पसंद एक जैसी थी, या यूं कहे कि जो उसे पसंद था वही संजना को भी पसंद था, और वैसे ही जो चीजें संजना को अच्छी लगती थी वही करण को भी अच्छी लगती थी। एक बार उसने करण को गले लगाते हुए पूछा था, क्या किसी दिन तुम मुझे छोड़ दोगे? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारे बिना जी सकूं। उसने संजना के सिर पर प्यार से हाथ फेरकर उसे तसल्ली दी और फिर थोड़ा रुककर मजाक में बोला, वैसे मैं इस बारे में सोच सकता हूं, क्योंकि तुम इतनी पतली हो कि हग करने का एहसास ही नहीं हो रहा। ये कहकर उसने संजना को यूं ही सिर से पांव तक कैजुअली देखा। संजना एकदम शर्मा गई और उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। उसको प्यार से पुश करते हुए कहा, यू आर सो नॉटी। शावर बंद करके संजना टॉवल लपेटकर बाहर आई। वो सारी यादें जो पीछे कहीं छूट गई थी, उन्हें वापस याद करके क्या फायदा। बीते वक्त के साथ साथ वो यादें भी धुंधली हो चुकी थी और जिससे वो प्यार करती थी वो भी कहीं खो गया था। अब अतीत के जख्मों के कुछ निशान बाकी रह गए थे। अभी जो करण उसके सामने है उसे उसका कोई रिश्ता नहीं है। जब आप किसी का सामना करते हो तो हमेशा उसी की जीत होती है जो स्ट्रांग होता है। उसे किसी से छुपने या भागने की क्या जरूरत। उसने रात साथ बिताने के बाद उसे बेदर्दी से अपनी जिंदगी से निकालकर फेंका था। उसने उसका भरोसा तोड़ा था। अगर किसी को भागने या छुपने की जरूरत है तो वो उसे है। वाकई वो क्यों कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवाने की जल्दी कर रही थी? देखा जाए तो करण उसे अपने आसपास भी नहीं रहने देगा और शायद चाह रहा हो कि वो उससे दूर रहे। उसे थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और खुद कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवाकर पेनल्टी भरने के बजाय करण को यह करने देना चाहिए। बहुत सोच विचार करने के बाद संजना सिंघानिया फैमिली के वाटर क्यूब पर अगले दिन टाइम पर पहुंच गई। मिस्टर मेहता को वहां मौजूद देखकर उसे आश्चर्य हुआ। संजना को वहां देखकर मिस्टर मेहता ने राहत की सांस ली और प्यार से बोले, मिस संजना, आखिर आप आ गई। दिस वे प्लीज, दिस वे। संजना ने ट्रेनिंग ग्राउंड तक उनको फॉलो किया। मिस्टर मेहता ने उसके लिए दरवाजा खोला और उसे अंदर इनवाइट किया। गहरी सांस भरकर संजना ने शांत मन से अंदर कदम रखा। करण ने आज कुछ कैजुअल सा पहना हुआ था। संजना को वो काफी हद तक 2 साल पहले वाला करण लग रहा था, सिवाय इसके कि अब वो और ज्यादा आकर्षक हो गया था। ऐसा लग रहा था कि गुजरते वक्त के साथ उसका आकर्षण कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। खिड़की के पास खड़ा होकर वो बाहर देख रहा था। तभी उसे कदमों की आवाज सुनाई दी और वो जेब में हाथ डाले हुए पलटा। उसकी आंखें किसी अंधेरी रात जैसी गहरी थी, जिनसे वो चुपचाप शांत मन से उसकी आंखों में देख रहा था। संजना भी कुछ नहीं बोली। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। दोनों चुप थे और माहौल बिल्कुल शांत। थोड़ी ही देर में संजना को अजीब सा महसूस होने लगा और उसका पेशेंस खत्म होने लगा। आखिरकार जब उससे और सहन नहीं हुआ तो उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, मैं मिसेस ग्रोवर से मिल नहीं पाई, लेकिन तुम तो उनसे कभी भी मिल सकते हो। अगर तुम उनसे कहोगे कि तुम किसी और को प्राइवेट कोच रखना चाहते हो तो मुझे यकीन है वो मान जाएंगी। करण ने कहा, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता तो भी मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करता। संजना को लगा कि उसने ऐसा उनके बीच के झगड़े की वजह से कहा। वो जानबूझकर उसके खिलाफ जा रहा था, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती थी, इसलिए वो ऐसा नहीं करना चाहता था। ठीक है, अगर मैं ऐसा दिखाऊंगी कि मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करना चाहती, फिर उसे तब तक ऐसा बर्ताव करते रहना था जब तक करण इतना परेशान ना हो जाए कि उसकी शक्ल भी देखना पसंद ना करे और खुद जाकर अपनी माँ से कहकर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवाने के लिए और कोच बदलने के लिए कहे, ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, तुम भी चेंज करके आओ, फिर हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे। संजना ने करण के बिहेवियर को समझने में और वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने बस ये सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, डरता कौन है इससे। संजना की चेंज करने के बाद भी करण किसी लापरवाह इंसान की तरह अपने कैजुअल कपड़ों में कुर्सी पर बैठा रहा।
संजना गुस्से में थी, लेकिन दोबारा करण से सामना होने पर वो हंसते हुए बोली, मिस्टर ग्रोवर, अगर आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो आपको पानी में उतरना पड़ेगा। अगर आप पानी में उतरना चाहते हैं तो आपको स्विमिंग के कपड़े पहनने पड़ेंगे। करण ने संजना को ऐसी नजरों से देखा मानो वो जो कह रही थी वो उसका मजाक उड़ा रहा हो। संजना ने मन में सोचा, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? तो फिर मैं ऐसा और करूंगी। और ऐसा सोचते हुए एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसने बोलना जारी रखा, मिस्टर ग्रोवर, अगर आप अभी कपड़े बदलना नहीं चाहते तो ठीक है, हम आज के लिए सूखी जमीन पर सिमुलेटेड ट्रेनिंग कर सकते हैं। हम पहले मेन एक्शंस को अच्छी तरह से सीखेंगे ताकि आप उन्हें याद रख सकें। इस तरह से आपके लिए पानी में उन स्टेप्स को करना आसान होगा। करण अभी भी संजना को बेपरवाह होकर अनदेखा कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आंखें बंद करके बस आराम से बैठा हुआ है। संजना को कुछ भारी भारी सा महसूस हुआ, जैसे उसके सीने में कोई दबी हुई फीलिंग है जिसे वो बाहर नहीं निकाल पा रही है। उसका दिल चल रहा है और वो पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। उसे प्यास लगी और वो पास ही रखे अपने कप से जल्दी जल्दी पानी पीने लगी, लेकिन ध्यान कहीं और होने की वजह से उसे ठसका लगा और वो इतनी जोर से खांसने लगी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। संजना ठीक से सांस लेने के लिए खड़े होने की कोशिश करते हुए मुंह पर हाथ रखकर अपना सीना सहलाने लगी। ऐसा करते हुए उसके पैर के पास रखी एक दूसरी कुर्सी पर ठोकर लगी, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे हाथ की तरफ रखी कॉफी टेबल की तरफ गिरने लगी। डर के मारे संजना ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली, लेकिन उसे गिरने से होने वाला दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि किसी ने एक ही सेकंड में उसकी बांह कसकर पकड़ी और उसे गिरने से बचा लिया। अपनी आदत की वजह से वो थैंक्स कहना चाहती थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे छुआ और वो वहीं जमकर रह गई। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने करण को शांति से अपने आप को घूरते हुए पाया। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी लड़ाई में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। धक धक उनके दिल जोरों से धड़क रहे थे। ऐसा लग रहा था कि धड़कनों की आवाज कभी संजना के सीने से आ रही हो तो कभी करण के। करण की सांसें भारी होने लगी और चेहरे पर पड़ती उसकी गर्म सांसों की वजह से संजना एकदम अपने होश में आ गई। उसका शरीर कांपने लगा और करण को धक्का देने के लिए वो अपना हाथ उठाने लगी, लेकिन ठीक उसी वक्त एक आवाज आई, करण। संजना के कुछ करने से पहले ही करण ने उसे धकेलकर अपने से दूर कर दिया। उसने ये ठीक उसी शांत और अच्छे तरीके से किया जैसे वो हमेशा करता है। उन दोनों के बीच थोड़ी देर पहले हुए इस छोटे से वाकये की एक छोटी सी झलक भी उसके चेहरे पर नहीं आई। इसने संजना को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या अभी अभी उसे किसी पूरी तरह से अलग हुए इंसान ने गले लगाया था। करण मुड़ा और पता नहीं उसने ये जानबूझकर किया या अनजाने में, लेकिन संजना पूरी तरह से उसके पीछे छुप गई। उसने उस इंसान की ओर देखा और पूछा, युग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी ने मुझे बताया कि तुम स्विमिंग सीखने वाले हो, और इतना ही नहीं, तुम्हारी टीचर भी वही लड़की है जो कल। ऐसा कहते हुए युग ने अपने शरीर को टेढ़ा करते हुए अपना सिर झुकाया और आखिर में करण के पीछे खड़े इंसान को देख ही लिया। उसी वक्त एक तेज हवा के झोंके की तरह उसने अपने चेहरे पर एक शानदार मुस्कुराहट लाते हुए कहा, हे संजना, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। उसने सोचा करण ने कल मिलने पर उसे नहीं बताया था कि संजना पहले ही उसकी स्विमिंग कोच बन चुकी है, और अब उसे इस तरह से छुपाना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि करण को इस लड़की में कोई इंटरेस्ट ना हो। उसकी पहली और अकेली गर्लफ्रेंड होने की वजह से करण भी हमेशा उसके बारे में हर बात छुपाता रहा है, जैसा कि वो कोई कीमती खजाना हो। उसने उस लड़की के बारे में कभी एक शब्द भी किसी से नहीं कहा, यहां तक कि युग को तो उसकी उस एक्स गर्लफ्रेंड का नाम तक नहीं पता। ये सब सोचने भर से ही वो नाराज सा हो गया। युग की नजरें पूरी तरह से संजना के शरीर पर थी। करण का चेहरा सीरियस हो गया और युग के सामने खड़े होकर उसने संजना से कहा, जाओ हमारे लिए चाय लेकर आओ। संजना ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे कहना चाहती हो, मैं तुम्हारी कोच हूं, नौकर नहीं। लेकिन आखिर में वो चुप रही
और चाय लेने चली गई। फिर करण ने बड़े ही नाखुश अंदाज में युग, जो कि अभी संजना को देख रहा था, उससे कहा, जाओ और मैनेजर मिस्टर मेहता को यहां लेकर आओ। युग ने एकदम से मना करते हुए कहा, उसे फोन क्यों नहीं कर लेते? कि सुनते ही करण और ज्यादा गुस्से से युग को घूरने लगा, लेकिन युग तो जैसे अभी भी संजना के ही ख्यालों में खोया हुआ था। करण का घूरना और ना बर्दाश्त करते हुए युग अपनी नाक रगड़ते हुए बोला, ठीक है, जाता हूं मैं। कैसी छोटी सोच वाला इंसान है जो उसे एक बार देखने भी नहीं देना चाहता। कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसे ब्रेकअप कर लिया था। जल्द ही संजना वापस आ गई। हालांकि उसे युग नहीं देखा, फिर भी उसने वहां आकर चाय टेबल पर रख दी। करण ने एकदम पूछा, ये कौन सी चाय है? ग्रीन टी, संजना ने कहा। युग ग्रीन टी नहीं पीता, करण ने कहा। इसे बदल कर लाओ, करण ने संजना से कहा। संजना चाय वापस ले गई और ब्लैक टी लेकर आई। उसके वापस आने पर करण ने फिर पूछा, ये कौन सी चाय लाई हो? जिस पर वो बोली, ब्लैक टी। करण ने कहा, युग ब्लैक टी भी नहीं पीता है। संजना को अब गुस्सा आने लगा था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर अपने आप को रोककर हल्की सी आवाज में बोली, मैं एक और कप लेकर आती हूं। इस बार वो लेमन टी लेकर आई, लेकिन इस बार भी करण ने उसे सुना दिया, युग लेमन टी नहीं पीता। किस तरह का इंसान है ये युग? क्यों कोई चाय के लिए इतना नखरा करेगा? कितना परेशान करने वाला इंसान है वो। संजना के चेहरे पर उसकी बेसब्री साफ झलक रही थी। फिर कौन सी चाय पीता है वो? उसने पूछा। संजना को उसके सवाल का क्या जवाब दे, ये सोचते सोचते उसकी आंखों में एक चमक आ गई, और इस बात के एहसास से कि उसका खेल सक्सेसफुल हो रहा है। जाहिर है ये चमक इतनी तेजी के साथ आकर गायब हो गई कि कोई उसे नोटिस भी नहीं कर पाया। उसने बेरुखी से जवाब दिया, फूलों की चाय। बदल बदल कर चुनने के लिए 100 से ज्यादा किस्में। फूल की किस्म डिपेंड करती है उस लड़की पर जिसके साथ वो खेलना चाहता है। संजना कुछ बोल नहीं पाई। आपको क्या लगता है, आखिर क्या चल रहा था करण के दिमाग में? युग मुस्कुराते हुए मिस्टर मेहता को अपने साथ लेकर वापस लौटा। उसे समझ नहीं आया कि संजना उसे अजीब तरीके से क्यों देख रही है। युग ने संजना के हाथों से चाय ली और सिप लेते हुए बोला, लेमन टी नॉट बैड, मजा आ गया। असल में युग संजना से बात करने का कोई बहाना ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि संजना उसकी बातों का कुछ मतलब निकाल रही है। अनजाने में वो फूलों की तुलना लड़कियों से करने लगी। लेकिन जाहिर है युग को तो इस बात का कैसे पता होगा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी कि कोई भी उसे आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता था। संजना को प्यार से देखते हुए उसने मुस्कुराते हुए अपनी बात जारी रखी। लेमन टी का स्वाद थोड़ा कड़वा और स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इसे पीने से तरोताजा महसूस होता है और बॉडी डिटॉक्स होती है। बदमाश, संजना ने मन ही मन में कहा। युग जो भी कह रहा था, संजना उसका कुछ और ही मतलब निकाल रही थी। इसीलिए युग की कोई भी बात उसे अच्छी नहीं लग रही थी। उसने सोचा कि युग ने जो तरोताजा और बॉडी डिटॉक्स की बात की, असल में उसका मतलब खूबसूरत लड़की के साथ एंजॉय करने से था। तुम ऐसा कर भी सकते हो, कैसे नोवा? लेकिन इतनी ज्यादा लेमन टी पीना भी अच्छा नहीं होता। वक्त वक्त पर टेस्ट बदलते रहना चाहिए। जैस्मिन टी भी अच्छी होती है, टेस्ट में थोड़ी कड़वी लगती है, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छी है और बॉडी से गंदे टॉक्सिन्स भी निकालती है, इसीलिए कभी कभी उसे भी पीना चाहिए। संजना ने फिर से गलत समझा। उसे लगा कि युग के कहने का मतलब है गर्लफ्रेंड्स बदलते रहना चाहिए ताकि कोई बोर ना हो जाए। संजना ने युग को नाराजगी से देखा। पहली मुलाकात से ही उसे युग की हरकतें ऊंची लग रही थी। वैसे भी ऐसे किसी इंसान से दोस्ती रखने का उसका कोई इरादा नहीं था, और फिर वो तो करण का दोस्त भी था, और करण से उसके बारे में जानकर युग तो उसकी नजरों में पहले ही गिर चुका था। इसीलिए उसने उसके मजाक का जवाब देना जरूरी नहीं समझा।
उसे ये विश्वास हो गया था कि करण और युग दोनों एक ही जैसे इंसान हैं। जाहिर है करण नहीं जानता था कि उसने कीचड़ में जो पत्थर फेंका है उसके छींटे युग के साथ साथ उसके ऊपर भी गिरे हैं। तुम्हें इसे आराम से पीना चाहिए क्योंकि लेमन टी में भी जहर होता है, संजना ने सलाह दी। युग ने घबराकर संजना को देखा। वो कंफ्यूज था। उसने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से संजना उसे पसंद नहीं करती है? उसने अपनी साइड में खड़े करण को देखा। करण की शक्ल से लग रहा था कि वो मन ही मन मुस्कुरा रहा है। करण उन दोनों को बेपरवाह नजरों से देख रहा था, जैसे उसे उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट ना हो। युग को समझ नहीं आ रहा था कि करण क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने सोचा कि क्योंकि वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड को पाने में मदद करने वाला था तो शायद ही उसके खिलाफ कुछ प्लान नहीं करेगा। ये सोचकर युग खिलखिलाती मुस्कान के साथ एक बार फिर बोला, संजना मुझे भी स्विमिंग सीखनी है। वैसे एक ही जगह दो लोगों को सिखाना कोई मुश्किल नहीं है। कैसा रहेगा अगर तुम करण के साथ मुझे भी स्विमिंग सिखा दो? लेकिन उसे सिखाने के लिए राजी होना तो दूर, उसे उसके चेहरे से ही पता चल गया था कि वो ऐसा सोचेगी भी नहीं। बिना एक पल गंवाए संजना ने साफ मना कर दिया, आई एम सॉरी, स्टेट टीम का सिलेक्शन जल्दी शुरू होने वाला है और मुझे उसके लिए काफी ट्रेनिंग करनी होगी। बचे हुए टाइम में मैं मुश्किल से एक ही को सिखा सकती हूँ। वैसे भी वो अपने पहले स्टूडेंट को सिखाने में भी इंटरेस्टेड नहीं है और ऊपर से युग को सिखाना, सवाल ही नहीं उठता। संजना युग की बातों से ही समझ गई थी कि युग को स्विमिंग सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पता नहीं इस कैसेनोवा के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जब तुम करण को सिखाओगी तो मैं उसे देखकर अपने आप सीख लूंगा। युग लगातार पीछे पड़ा रहा। क्योंकि मैंने एक स्टूडेंट को सिखाने के लिए हाँ कही है तो मैं उसे अच्छे से सिखाऊंगी। इस वक्त मेरे लिए स्टेट सिलेक्शन बहुत जरूरी है और मैं सिर्फ एक स्टूडेंट को ही ठीक से सिखा पाऊंगी। संजना ने युग को बिना कोई मौका दिए अपनी बात साफ साफ कह दी। युग मुस्कुराया, क्या तुमने चैंपियनशिप नहीं जीती? अब और क्यों इतनी मेहनत करती हो? आगे चलकर तुम अगर नेशनल चैंपियन बन भी जाओ तब भी ज्यादा पैसा नहीं कमा पाओगी। अगर तुम मुझे सिखाओगी तो ना सिर्फ तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा बल्कि इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मेरी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद मैं तुम्हें नए क्लाइंट से मिलवा सकता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें तुम चैंपियनशिप से ज्यादा पैसा कमा सकती हो। उसके लिए एक कोच ढूंढने का मतलब पैसे में उसकी वैल्यू जानना था। बिना सोचे संजना के चेहरे का रंग उड़ गया और वो बेरुखी से बोली, आपने मेरे लिए इतना सोचा उसके लिए थैंक यू। वैसे तो जो सिखा रही हूँ वो सिर्फ प्रॉपर स्विमिंग है और उसके अलावा कुछ नहीं। मुझे पता है कि किसी को स्विमिंग सिखाने के लिए मैं कितना कमा सकती हूँ। इसके अलावा मुझे किसी भी तरह से पैसे नहीं कमाने हैं, लेकिन फिर भी थैंक यू। युग को एक पल के लिए झटका सा लगा, लेकिन फिर उसने बात को हंसी में टालते हुए कहा, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मेरी गलती है, मेरी गलती है। चलो मैं तुम्हें डिनर पर ले चलता हूँ और तुम मुझे एक ड्रिंक पिला दो, जो चाहे सजा दो, मुझे सब मंजूर है। संजना ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, आई एम सॉरी, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है और मैं शराब नहीं पीती। क्यों? युग ने पूछा। संजना बोली, मेरी आंखें खराब हैं। युग ने शराब ना पीने वालों से 100 तरह के बहाने सुने थे, लेकिन ये सबसे अजीब था। उसने पूछा, तुम्हारी आंखें खराब है तो उसका शराब पीने से क्या मतलब है? संजना बोली, मुझे ग्लूकोमा है। शराब पीने से मेरी आंखों पर जोर पड़ेगा और ज्यादा सीरियस हो गया तो मैं अंधी भी हो सकती हूँ। ये अच्छा बहाना था, लेकिन युग को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारी आंखों को देखकर लगता नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। मैं पहले एक बार अंधी होते होते बची हूँ, एक गलत इंसान के अंधे प्यार में पड़ने से। युग कुछ ना बोल पाया। ऐसा लगता है कि आज का स्विमिंग सेशन नहीं हो सकता, तो चलो आज यही खत्म करते हैं। ये बोलकर संजना वहां से चली गई। उसे जाते देख युग ने करण से पूछा, ये क्या था? मैंने कुछ गलत किया क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बात कुछ और है। उसे मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। करण खुद मन ही मन इसके लिए बहाने सोच रहा था। उसने कुछ देर सोचकर कहा, शायद तुम्हारे चेहरे में कुछ प्रॉब्लम है। युग जैसा इंसान जो खुद को एक परफेक्ट लवर मानता था, इस बात पर कैसे विश्वास करता? उसने पूछा, क्या मेरी शक्ल खराब है? जिसके पीछे मुंबई की सारी लड़कियां दीवानी हो,
अगर उसे कोई ऐसा कहे कि तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है तो वह कैसे विश्वास करेगा? युग ये बात सुनकर चिढ़ गया। मुझे पता है कि तुम्हें संजना पसंद है, अब तुम्हारी शक्ल खराब होने से इस बात का क्या लेना देना? करण ने युग को छेड़ते हुए कहा। युग चिढ़ने के बजाय हंसने लगा। ओह करण, मैं क्या करूं? शुरू में संजना मुझे पसंद आई थी, लेकिन मैं उससे मस्ती करने लगा। लेकिन मैंने उससे जितनी भी बात की है, मैं समझ गया कि वो बहुत अलग है। आज के बाद तो मैं उसे और भी पसंद करने लगा हूं, या यूं कहे कि मुझे उससे प्यार हो गया है। युग ने आखिरी शब्द खास तौर पर करण को सुनाने के लिए कहे, लेकिन करण पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो हंसते हुए बोला, इसका मतलब साफ है, तुम्हारा कोई चांस नहीं है। स्विमिंग सेशन के बाद संजना अपनी ट्रेनिंग करने क्लब वापस गई। कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवाने के चक्कर में वो 2 दिन से ढंग से ट्रेनिंग नहीं कर पाई थी। युग से उसने हर बात सच कही थी। स्टेट लेवल के सिलेक्शन शुरू होने वाले थे। उसे इसके लिए कड़ी मेहनत करनी थी, वरना स्टेट टीम में सिलेक्ट होना बहुत मुश्किल था। संजना आज बेसिक प्रैक्टिस करना चाहती थी। उसने पैरों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज करना चालू किया, जिससे वो ज्यादा ताकत से पानी में अपने पैर चला सके और तेज स्विमिंग कर सके। उसे अपने पैरों से कितनी ताकत लगानी होगी जिससे तैरते हुए पानी कम उछले और उसकी बॉडी आगे की तरफ तेजी से बढ़ती रहे, वो ये जानती भी थी और शायद नहीं भी। इससे पहले वो जिस स्पीड में तैरी थी उसका डेटा उसके पुराने कोच ने दिया था, लेकिन जब से नया कोच मोहिंदर आया उसने उसे ज्यादा कुछ नहीं सिखाया और ना ही सही डेटा दिया। वो रोज अपना पहले जैसा हार्ड वर्किंग एटीट्यूड बरकरार रखकर अपनी बेसिक ट्रेनिंग पर ध्यान दे सकती थी, जिससे वो स्विमिंग करते वक्त पानी में अपने शरीर की पोजीशन सही रख सके। फिर भी वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, कुछ ना कुछ गलती होती ही थी। यही वजह थी कि दिन रात कड़ी मेहनत के बावजूद भी उसकी स्विमिंग स्पीड उसकी मौजूदा स्पीड से तेज नहीं हो पा रही थी। ऊपर से देखने से लगता था कि स्विमिंग जैसे स्पोर्ट को बार बार प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। कोई भी ज्यादा समय तक प्रैक्टिस करके अच्छे से स्विमिंग सीख सकता है और बाकी सब टैलेंट की बात है। वैसे टैलेंटेड होना भी जरूरी है, कोई भी सिर्फ स्विमिंग सीखकर एथलीट नहीं बन जाता। स्विमिंग जैसे स्पीड पर आधारित कॉम्पिटिशन्स में नेशनल एथलीट के बीच रिजल्ट्स में ज्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि दोनों कुछ पलों के अंतर के लिए लड़ रहे होते हैं। लेकिन यही छोटी छोटी डिटेल्स देखकर फैसला लिया जाता है कि गोल्ड मेडल किसे मिलेगा। अगर कोई एथलीट टॉप पर पहुंचना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के अलावा एक अच्छे कोच की भी जरूरत होती है। लेकिन उसके मामले में मोहिंदर को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसे अपने कॉम्पिटिटर्स की स्पीड का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन अगर उसने अपनी स्पीड नहीं बढ़ाई तो स्टेट टीम में उसका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। जब तक संजना हॉस्टल वापस पहुंची, रात के 10 बज चुके थे। त्रिशा ने दौड़कर उसे गले लगाया। तुम आज वापस लेट कैसे हो गई? क्या आज फिर तुम स्विमिंग सेशन देने गई थी? मैं गई थी, लेकिन सेशन जल्दी खत्म हो गया, इसीलिए मैं उसके बाद ट्रेनिंग के लिए चली गई थी। अपने बेड पर लेटकर संजना ने राहत की सांस ली। त्रिशा भी संजना के पास बेड पर बैठ गई। तुम जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रही हो। क्लब देखना, फिर कोचिंग और खुद की ट्रेनिंग, और ये तीनों जगह एक दूसरे से बहुत दूर है। ऊपर से धूप इतनी तेज है कि थोड़ी दूर चलकर ही पसीना आ जाता है, और ऐसे में 3 अलग अलग दिशाओं में भागना बहुत ही मुश्किल है। संजना, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, क्यों ना हम कहीं बाहर रेंट पर घर ले लें, जिससे तुम्हें इतनी परेशानी ना उठानी पड़े। घर ढूंढना इतना आसान नहीं है, या तो लोकेशन अच्छी नहीं होती या फिर रेंट बहुत ज्यादा होता है, संजना ने जवाब दिया। बढ़िया, मेरा दोस्त जो विदेश चला गया है उसका घर खाली है, क्या तुम वहां रहना चाहोगी? तुम ऐसा भी सोच सकती हो कि तुम उसके घर की देखभाल कर रही हो, त्रिशा ने सलाह दी। संजना ने आराम से लेटे लेटे उसे गौर से देखा। अपनी नजरें चुराते हुए त्रिशा अचानक जोर से चिल्लाई, फाइन फाइन फाइन, मैं बता देती हूँ कि मैं किसी के कहने पर ये कह नहीं रही हूँ। कोई है जो तुम्हें इतना परेशान और थका हुआ नहीं देख सकता। पूरे यकीन के साथ संजना ने एक नाम लिया, रेहान कपूर। रेहान कपूर संजना का पुराना पड़ोसी था और उस समय वो फ्रांस में पढ़ाई कर रहा था।
दोनों की दोस्ती करीब 10 साल से भी ज्यादा पुरानी थी और काफी गहरी थी। दबी हुई हंसी के साथ तृषा ने कहा, रेहान बोला था कि तुम जरूर समझ जाओगी और जैसा सोचा था वही हुआ। लेकिन तुम चिंता मत करो संजना, वो परेशान ना हो इसलिए मैंने उसे जो चल रहा है उस बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने उसे सिर्फ इतना बताया है कि तुमने एंडोर्समेंट के साथ प्राइवेट कोचिंग जॉब करना शुरू किया है और साथ में तुम सिलेक्शन टेस्ट के लिए भी ट्रेनिंग ले रही हो, इसीलिए तुम रोज देर से घर लौट रही हो। फिर उसने कहा कि उसका वो घर खाली पड़ा हुआ है तो तुम भी आकर उसमें रह सकती हो, बस किराया देना पड़ेगा। किराया देना पड़ेगा? संजना ने कहा। पिछले कुछ सालों में रेहान ने संजना की काफी मदद की है, लेकिन चाहे कितना ही गहरा रिश्ता क्यों ना हो, संजना उसमें से नहीं जो दूसरों को लगातार परेशान करे। सही सुना, रेहान ने कहा कि अगर तुम किराया नहीं दोगी तो तुम्हें वहां जाकर रहने की जरूरत नहीं है। संजना हंसी, जरूर, अगर वो नहीं भी कहता तो भी मैं वहां रहने को तैयार थी। जब उसका घर खाली पड़ा है तो फिर उसको यूज क्यों ना करें। लेकिन उसे बोल देना कि मैं सारे लॉक्स बदलने वाली हूं, क्या पता किस दिन वापस आ जाए और मुझे डरा दे। तृषा बोली, उसने कहा कि तुम उस घर में जो चाहे करो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम्हें उसे हर महीने का किराया देना होगा। आजकल उसके पॉकेट मनी कम पड़ने लगी है। लगता है वो फिर से प्यार के चक्कर में पड़ गया है। ऐसे मामले में उसे पैसे कम पड़ने लगते हैं। ऐसा ही है, संजना ने जवाब दिया। रेहान का घर सिंघानिया वाटर क्यूब और क्लब के बीच में था। ये पहली बार नहीं था, संजना पहले भी वहां रह चुकी थी। वहां रहने से उसका काफी टाइम बच जाएगा। वो रोज कम से कम 3 घंटे ट्रेनिंग कर पाएगी। उस एरिया में ज्यादा घर नहीं थे, लेकिन ज्यादातर सब विला थे। माहौल बहुत शांत और अच्छा था। अपार्टमेंट बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर था। भले ही बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसके लिए काफी था। संजना अपने कपड़ों के सिवा और कुछ नहीं लाई थी। वीकेंड होने की वजह से उसे करण को सेशन देने के लिए जाना था। क्लब में अपनी प्रैक्टिस करने के बाद वो घर की साफ सफाई में बिजी हो गई थी। ये दोनों दिन संजना के लिए बहुत सुकून भरे थे, लेकिन अगले दिन करण को सेशन देने जाने का सोचकर उसका सर दुखने लगा। मन ही मन वो चाह रही थी कि काश करण जल्दी अपनी माँ से कहकर कोच बदलवा ले। उसे ऊपर से घर में काफी आवाजें आ रही थी। संजना कपड़े धोते हुए एकदम चौंक गई। ध्यान से सुनने पर उसे लगा जैसे कोई सामान शिफ्ट कर रहा है। 12वें फ्लोर पर एक हाई क्लास पेंट हाउस था, लेकिन अभी तक ऐसा लगा नहीं कि वहां कोई रह रहा था। लगता है कोई अभी अभी शिफ्ट हुआ है। संजना अपने कपड़े धोकर उन्हें बालकनी में सुखाने आ गई। बालकनी में खड़े होकर वो आराम से 12वीं मंजिल की फ्रेंच विंडो देख सकती थी। एक पल को उसे वहम हुआ कि शायद उसे कोई देख रहा है, लेकिन थोड़ी देर में सब ठीक हो गया। 12वें फ्लोर पर बिल्कुल अंधेरा था, जैसे इस वक्त घर में कोई ना हो। रात के अंधेरे में एक लंबा और अच्छे कदकाठी वाला आदमी फ्रेंच विंडो से अपने सामने के घर में मौजूद एक लड़की को देख रहा था। जब उसने फ्रेंच विंडो की तरफ देखा तो एक पल के लिए चौंक गई थी। जितना वो उस लड़की को देखता, उतना ही वो अपने ख्यालों में खो जाता। फोन की रिंग सुनकर उसने अपना ध्यान हटाया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, सब कुछ कैसा है करण? क्या तुम्हें घर पसंद आया? करण ने बालकनी में कपड़े सुखा रही संजना की तरफ देखा और खुश होकर कहा, बहुत पसंद आया ये घर। उसके दिल में सुकून था।